नमस्कार साथियों, ओजेएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम यूपी पीजीटी, टीजीटी, सोशल साइंस और सिविक्स के प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह कथन है सीले का। राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इस प्रकार निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व सीले के साथ साथ लियोन डिग्विट और सीले ये दोनों निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? पुनः वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सीले। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? वही बात है, इसका उत्तर भी हो जाएगा सीले। निम्नलिखित विचारकों में से भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? सीले। कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो इसमें सीले और इसमें डिग्विट और हॉल दोनों दिया गया है। तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानने वाले विद्वानों में हैं सीले, डिग्विट, हॉल और विलोबी। तो ये चारों विद्वान ऐसे हैं जो कि निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। तो चूँकि इस प्रश्न में दो विकल्प दिए गए हैं, तो इसलिए इसमें ए और डी दोनों सही होगा। इस प्रकार यह विवादित प्रश्न था जिसे आयोग ने डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो इसमें विलोबी का नाम है, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यानी कि राज्य का सदस्य होने के नाते व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है। तो राज्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन मानता है? हीगल। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो यह भी हीगल का कथन है, हीगल का प्रसिद्ध कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, यह भी हीगल का है। हीगल जो कि एक जर्मन दार्शनिक था, इसे आदर्शवाद का प्रमुख नायक माना जाता है और आदर्शवादी हमेशा राज्य को सर्वोपरि महत्व देते हैं। इस प्रकार जहाँ पर भी राज्य को सर्वोच्च प्रभुता दी जाए वहाँ पर आपको दिए गए विकल्पों में से आदर्शवादी विचारक पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, तो यह भी हीगल का हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, वही प्रश्न है। किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो यह कथन है आशीर्वादम का। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो यह कथन आप लोगों को बताना है दिए गए विकल्पों में से। इसमें ऑप्शन सी गार्नर का कथन सही हो जाएगा। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो किस विद्वान ने शक्ति, शासन और सत्ता को राजनीतिक व्यवस्था कहा है? तो यह हो जाएंगे रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल शक्ति को प्रमुख तत्व मानते हैं। अगला प्रश्न है, औचित्यपूर्ण शक्ति है, तो औचित्यपूर्ण शक्ति को हम क्या कहते हैं? सत्ता। सत्ता के लिए क्या होना चाहिए? जब किसी शक्ति को वैधता मिल जाती है तो ही उसे सत्ता कहा जाता है। मैकियावेली के अनुसार अगला प्रश्न है 49। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो मैकियावेली व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी मानता है, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से एक अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? ऑप्शन दिए गए, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, सभी। तो अरस्तू के इन चारों विचारों ने मैकियावेली को प्रभावित किया, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? शक्ति की अवधारणा जो सर्वप्रथम पाई जाती है वो किसकी में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मैकियावेली, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है? तो ऑप्शन है लॉसवेल, हार्टमन, मैक्स वेबर, रॉबर्ट डहल। तो रॉबर्ट डहल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो यह मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचारों को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो ये 4 किताबें दी गई हैं मैकियावेली की। आर्ट ऑफ वॉर, द डिस्कोर्स ऑन लिवी, द प्रिंस।
तो मैकियावेली के विचारों को पूर्ण स्पष्ट करती हैं, ये सभी पुस्तकें करती हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, या राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। सी, राज्य विभिन्न संघों में से एक है। डी, ए और बी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैकियावेली राज्य के बारे में क्या कहता है कि राज्य एक उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, और दूसरी बात कहता है राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। अगला प्रश्न है, किस राजनीति विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया? तो आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने किया। इस प्रकार 57 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। तो इसमें विकल्प ए हॉब्स जो है सही होगा। तो हॉब्स ऐसा पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिसने अरस्तु की उपेक्षा की है। इसके पहले के सभी विचारकों पर अरस्तु का कुछ न कुछ प्रभाव देखा गया। मैकियावेली, अगला प्रश्न है, मैकियावेली समर्थक था? विकल्प है अभिजात तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो मैकियावेली इनमें से कोई नहीं विकल्प सही हो जाएगा। मैकियावेली किसी भी प्रकार के शासन को श्रेष्ठ नहीं समझता था। उसके अनुसार राज्य का जो शासन का जो स्वरूप होता है वो स्थितियों के अनुसार होगा। अगर जहाँ के लोग अच्छे होंगे तो वहाँ पर गणतंत्र सफल रहेगा, और कुछ जगहों पर राजतंत्र, जैसा कि उसने इन चीज़ों का उसने विशद विवरण दिया है अपनी पुस्तक डिस्कोर्स में। अगला प्रश्न है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसका कथन है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। किसका है? ऑप्शन दिया गया है मैकियावेली, अरस्तु, प्लेटो, जे.एस. मिल। तो यह मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि राजा को शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। अगला प्रश्न 61 क्या है? किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो विकल्प दिए गए हैं मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स और लॉक। तो यह कथन किसका? यह कथन है मैकियावेली का। मैकियावेली कहता है एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो राज्य की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन दिए गए हैं एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर और मार्गन। तो यह जो कथन है यह है एडमंड बर्ग का। एडमंड बर्ग ने कहा है कि जो राज्य है यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इधर सिद्धांत दिए गए हैं और उधर विचारक दिए गए हैं। विकल्प में दिया गया अभिजात सिद्धांत के विचारक पेरेटो, दूसरा है अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। तो इसमें विकल्प सी सुमेलित नहीं है क्योंकि प्लेटो उदारवादी नहीं था। आप सभी को ज्ञात होगा प्लेटो आदर्शवादी विचारक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है क्योंकि विकल्प में दिए गए हैं उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया, दूसरा उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित ना होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है, अगला है वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है, विकल्प डी उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो आदर्शवाद की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यह है कि यह हमेशा व्यक्ति को अच्छा मानता है और अच्छाई के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्लेटो को राज्य का आदर्शवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। हालांकि बाकी के तीसरे जो गुण हैं वो भी सी के अलावा ए और बी भी आदर्शवाद के ही गुण हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको जो निकट है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंगल्स। तो इसमें विकल्प डी एंगल्स का लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद जो है वह सही सुमेलित नहीं है।
बाकी स्पेंसर व्यक्तिवादी हैं। बेंथम ने सुख और दुख घटक सिद्धांत दिया था जो उनका उपयोगितावादी सिद्धांत है। सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हेगल करते हैं। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो विकल्प दिए गए हैं, रूसो, बार्कर, कैटलिन फॉस्टर। तो यह कथन रूसो का है। रूसो का यह प्रसिद्ध कथन है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन यह शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है। तो रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना किसने कहा? विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? ऑप्शंस हैं, साम्राज्यवाद का, बी है नगर राज्यों के विनाश का, सी है अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या फिर डी है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन कौन कर रहा है? प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि जो शासक वर्ग होंगे उनके पास संपत्ति और परिवार नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जैसा अभी के पूर्व के प्रश्न में हमने देखा, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? प्लेटो। ऑप्शन डी। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की? यहाँ पर पत्नी की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है? बीवियों की। तो इसमें प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प है प्लेटो। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? तो दिया है ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी पत्नियां, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? तो प्लेटो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद में विश्वास करता था, इसलिए विकल्प सी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी विशेषता नहीं है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए, ए दार्शनिक का शासन, बिल्कुल ये तो विशेषता थी, प्लेटो चाहता था कि दार्शनिक ही राजा बने। वी दिया गया अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, बिल्कुल प्लेटो यह भी मानता था कि जो अभिभावक या संरक्षक वर्ग होंगे उनके पास संपत्ति और व्यक्तिगत परिवार नहीं होगा। विकल्प सी है नर नारी के समान अधिकार। तो हाँ, प्लेटो इसकी भी वकालत करता है, उसके हिसाब से नारियां भी शासक बन सकती थी। पुरुष प्रधान परिवार, तो अगर वो नर नारी के समान अधिकार की बात कर रहा है तो पुरुष प्रधान परिवार बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये गलत है और इसीलिए यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फासीवाद का, उक्त सभी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उक्त सभी, क्योंकि प्लेटो जो था उसके चिंतन में इन सभी विचारों का उल्लेख मिलता है कहीं ना कहीं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73। यह किसका कथन है कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है? तो विकल्प दिए गए हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम के गांधी, सी अरस्तु, डी प्लेटो। तो यह प्रसिद्ध कथन है प्लेटो का। प्लेटो के अनुसार जो राज्य होता है वह उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। इसी को उन्होंने कहा व्यक्ति की आत्मा का बाह्य रूप से प्रस्फुटन ही राज्य है। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? ऑप्शन है लियो स्ट्रास, बी बर्लिन, सी हन्ना अरेंट, डी कार्ल पॉपर। तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु किसने घोषित किया? ये हो जाएगा कार्ल पॉपर ने। इसको मार्क कर लीजिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और कार्ल पॉपर की प्रसिद्ध बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो इनकी किताब को भी आप साथ में ध्यान रखते रहिए। अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेटो, बी अरस्तु, सी सेबाइन, डी डनिंग। तो जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें विकल्प ए प्लेटो सही हो जाएगा। प्लेटो ही दार्शनिक राजा की बात करता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्लेटो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
आपको इधर विचारक दिए गए हैं, दूसरी तरफ कथन दिया गया है, आपको इन्हें सुमेलित करना है। तो इधर मैकियावेली, मिल, ग्रीन, बेंथम। चलिए अब कथन को पढ़ते हैं और सही मिलान करते हैं। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। तो इच्छा की बात कौन करेंगे? ग्रीन। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का आधार क्या है? इच्छा, शक्ति नहीं है। अगला है कथन, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो ये हो जाएंगे बेंथम, क्योंकि बेंथम जो है सुख की मात्रा उसके गुण के आधार पर नहीं करते हैं, इसलिए इनके हिसाब से व्यक्ति को पुष्पिन खेलने में भी उतना ही आनंद मिल सकता है जितना कि कविता में। अगला है, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो यह जो है यह कथन कहा गया है किसके द्वारा? मैकियावेली के द्वारा। मैकियावेली ने कहा था कि जो राजा होता है उसको लोमड़ी और भेड़िया और शेर दोनों गुण होने चाहिए। जब राजनीति की बात आए, नीति की बात आए, कूटनीति की बात आए तो वह लोमड़ी की तरह चालाक हो, और जब युद्ध की बात आए, लोगों को डराने की बात आए तो उसको शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। तो वह शारीरिक और मानसिक दोनों शक्ति एक राजा के अंदर निहित होनी चाहिए। अगला कथन है, अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो यह कथन है आपका मिल। मिल यानी कि जे.एस. मिल। जे.एस. मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। उन्होंने ही कहा था कि अगर एक व्यक्ति पूरी तरह से पागल या सनकी है तब पर भी उसको बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु होता है, यानी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन, इसमें भी आपको कथन दिया गया है और दूसरी तरफ सूची दी गई है जिससे कि आपको उसको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, कथन पहले पढ़ते हैं फिर हम उनको उनके लेखों से मिलाएंगे। तलवार के बिना प्रशंविदा मात्र शब्द है। तो यह बात कौन करेगा? शक्ति की बात सर्वाधिक कौन करता है? हॉब्स। हॉब्स के अनुसार उसका जो संप्रभु होगा वह सर्वशक्तिमान होगा, और इसीलिए वो क्या कहता है? तलवार के बिना प्रशंविदा मात्र शब्द है, कि यानी कि प्रसंविदा का मतलब समझौता हो जाएगा कि बिना शक्ति के समझौता सफल नहीं हो सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यह किसका कथन हो जाएगा? व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह कथन है आपका रूसो का। तीसरा आपका कथन है, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तो यह किसका कथन है? यह हो जाएगा आपका बोंदा का कथन, क्योंकि बोंदा के अनुसार राज्य के लिए सिर्फ शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। अगला कथन है, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। तो ये कौन हो जाएगा? ये मिल हो जाएंगे, क्योंकि मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और उनके अनुसार राज्य का व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप व्यक्ति को कमज़ोर करता है। व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है और उसका जो चरित्र होता है वो दब जाता है, उसका पूर्ण विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार चारों विकल्प सुमेलित हो गए हैं। अब चारों विकल्प को सुमेलित करने के आधार पर यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। 3, 4, 1 और 2। इस प्रकार आज आपके 77 प्रश्नों का अभ्यास इसमें हो गया। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए किसी की और विशेष रिक्वायरमेंट हो, अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाएंगी। धन्यवाद।